हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं बने स्वराज बिश्नोई अपने यूट्यूब चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश दुनिया की खबर आपको उतनी पता होगी जितना टीवी में, अखबार में, रेडियो में या इंस्टाग्राम पे, दूसरी जगह फेसबुक पे आपको मिल रही है। इसके अलावा भी और बहुत सी खबरें हैं जो पर्दे के पीछे हो रही है, जो मीडिया में सुर्खियाँ नहीं बन रही किंतु देश के लिए बहुत ज़्यादा चिंता पैदा करने वाली है। उन्हीं खबरों को मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। पिछले एक महीने में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिनको शायद आपको पता ही नहीं होगा। सबसे पहले आपको बताऊं कि तमिलनाडु के सीएम हैं, वो अमेरिका गए हुए हैं। अमेरिका गए हुए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु इन्हीं के साथ अमेरिका के जो डिप्लोमेट हैं भारत में, वो किन किन से मिल रहे हैं इस पे भी एक बार गौर कीजिए। अमेरिका की डिप्लोमेट जेनिफर सबसे पहले मिली आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से। इसके बाद वो मिली पवन कल्याण से। इसके बाद वो मिली ओवैसी से। इसके बाद वो मिली जेडीयू के केसी त्यागी से। इसके बाद अमेरिकी डिप्लोमेट मिले अब्दुल्ला की पार्टी से, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले उनसे। इसके अलावा और भी छोटी छोटी कई मुलाकातें हुई। और अचानक जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराई गई है, शेख हसीना को देश से निकाला गया है, उसके बाद से अमेरिका का ध्यान बांग्लादेश की बजाय भारत पर ज़्यादा है। भारत पर ज़्यादा ध्यान देने के कई कारण हैं। दो सबसे बड़े कारण हैं। एक तो यहाँ मोदी की सरकार है, दूसरा मोदी की सरकार अमेरिका का कहना नहीं मान रही है। अमेरिका का एजेंडा उसको वो फॉलो नहीं कर रही है। अब जिन जिन से मुलाकात हुई, उनसे मिलने के बाद उन्होंने क्या क्या प्रतिक्रिया दी, मैं एक बार इनको दोबारा आपको बताऊं। जो तमिलनाडु के सीएम हैं, तमिलनाडु के सीएम जो अमेरिका गए हुए हैं, अभी तक वो अमेरिका में है। इनके बाद आने के बाद ही पता चलेगा उन्होंने क्या कहा। वो अमेरिका के जो भारत विरोधी जो लोग हैं, भारत के खिलाफ जो हर वक्त बयान देते रहते हैं, उनसे मिल रहे हैं। इनके साथ जो अमेरिका की जेनिफर है डिप्लोमेट, भारत में चंद्रबाबू नायडू से मिली। चंद्रबाबू नायडू से मिलने के बाद चंद्रबाबू नायडू का जो बयान आया उस पर आप गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि हम वक्त कानून है, जो वक्त संशोधन कानून संसद में ला गया था, हम उनके खिलाफ हैं। इनके बाद वो ओवैसी से मिली। ओवैसी से मिलने के बाद ओवैसी ने दो बातें कही, दो की तीन बात कही। पहली तो उन्होंने वक्त कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताया और इसका विरोध किया। इनके बाद उन्होंने कहा कि भारत की जो विदेश नीति है वो सही नहीं है। भारत को इजराइल का नहीं, फ़लस्तीन हमास का साथ देना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत की जो बांग्लादेश के साथ नीति है वो भी गलत है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण नहीं दी जानी चाहिए थी। भारत ने जिस तरह शेख हसीना की मदद की, वो मदद उनकी नहीं की जानी चाहिए थी, बल्कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनकी मदद करनी चाहिए थी। इसके बाद पवन कल्याण से मिले। पवन कल्याण ने भी कहा कि बीजेपी अपनी जो भी नीतियां हैं वो मुसलमानों के खिलाफ न बनाए। खासकर उनका इशारा वक्त कानून की तरफ था। इसके बाद जो जेनिफर है वो मिलती है जेडीयू के, यानी नीतीश बाबू की पार्टी है जो जेडीयू, उनके केसी त्यागी से। और केसी त्यागी ने वही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत को फ़लस्तीन हमास का साथ देना चाहिए, इजराइल का नहीं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जाति जनगणना है, उनको बीजेपी को करवानी चाहिए, यानी वो उनका विरोध न करे बल्कि जाति जनगणना का समर्थन करे। इनके बाद अमेरिकी डिप्लोमेट है, वो जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला से मिलते हैं। अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला, उनसे मिलने के बाद उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन है। उनका मिलने के बाद उनका घोषणा पत्र सामने आता है। घोषणा पत्र में 3-4 मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। पहली ये कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम भारत सरकार पर दबाव डालेंगे कि वो पाकिस्तान से बात करे।
दूसरा, जितने भी आतंकी मारे गए हैं उनके जो परिवार के लोग हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। तीसरी बात ये कि हम धारा 370 की बहाली के लिए प्रयास करेंगे। नंबर 4 ये कि हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो 1950 से पहले का जो स्थिति थी वो बहाल हो, यानी अलग कानून, अलग झंडा, अलग संविधान और अलग जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री पद। आप इन सब को देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह एक एक करके जितनी भी मोदी की कमज़ोर नस हैं उनको अमेरिका पकड़ रहा है। अमेरिका ने जब से रशिया के साथ यूक्रेन का युद्ध हुआ है तब से रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका चाहता है कि रशिया से कोई व्यापार, कोई लेन देन कोई भी दुनिया का देश न करे। वो पूरी दुनिया को 2 खेमों में, 2 भागों में बांट देना चाहता है, एक जो रशिया के समर्थन में, दूसरा जो अमेरिका के समर्थन में। जो रशिया के समर्थन में उन पे वो अपना इनडायरेक्ट प्रभाव डाल रहा है। और भारत ने जब से कच्चा तेल लेना शुरू किया रशिया से, तब से अमेरिका को ये नागवारा है, तब से अमेरिका इसको पसंद नहीं कर रहा। और ये कोई छोटी सी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार ने जब कहा कि हम रशिया से सस्ता तेल लेंगे, अपने लोगों के, अपने देश के हित हम पहले देखेंगे। उसके बाद मोदी का देखी इमरान खान जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था उसने भी यही बात की और वो स्पेशल मॉस्को गए। वहाँ जाके वो पुतिन से मिले और उन्होंने कहा कि हमें भी कच्चा तेल चाहिए। रशिया ने हाँ भर ली कि हम दे देंगे। इसको बात को 1 महीना ही नहीं हुआ था कि अमेरिका ने इमरान खान की सरकार गिरा दी और इमरान खान पे झूठे केस बना के उसको जेल में डाल दिया। यानी जो भी अमेरिका का कहना नहीं मानेगा, जो अमेरिका का एजेंडा नहीं चलाएगा, जो अमेरिका के खिलाफ जाएगा, अमेरिका वहाँ उसकी सरकार गिराएगा या उनको सत्ता से बाहर कर देंगे, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान। और अब उसकी नज़र मोदी और भारत पर है। आने वाले समय में यदि मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा न कर पाए तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका और जॉर्ज सोरोस जिस तरह भारत में फंडिंग कर रहे हैं और जिस तरह से वो सारे के सारे जो विपक्ष के नेता है, जो गठबंधन के नेता, उनको तरह तरह का लालच दे के मोदी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। तो आने वाले समय में यदि या तो मोदी अपनी विदेश नीति बदलेंगे, अमेरिका एजेंडे को फॉलो करेंगे, या फिर सत्ता से बाहर होंगे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस को संजीवनी मिलती है तो भी इसका बहुत एक अलग प्रभाव होगा। और खासकर हरियाणा में यदि कांग्रेस जीतती है तो जो किसान आंदोलन है उनको हवा मिलेगी, उनको और भड़काया जाएगा, पूरी दिल्ली को जाम कर दिया जाएगा। अब हरियाणा में क्योंकि बीजेपी की सरकार, उन्होंने किसानों को चंडीगढ़ के आसपास रोक रखा है जो पंजाब से आ रहे हैं। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है और उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों मिलकर किसानों को दिल्ली भेजेंगे और सारी दिल्ली को जाम करके रख देंगे। मोदी पर आप दबाव बनाइए, मोदी को सत्ता से बाहर कीजिए। और ये कोई नई बात नहीं है। यदि इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस को सफलता मिलती है तो इनके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि यदि हम कश्मीर जीत लेंगे तो सारा हिंदुस्तान जीत लेंगे। इससे उनके जो नीति है, उनकी जो नीयत है उसका स्पष्ट पता चल रहा है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में यदि कांग्रेस गठबंधन की सरकार जीत जाती है तो इससे 4-5 नए नैरेटिव बनेंगे, देश में नई नई बातें पैदा होंगी। पहली बात यह कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने धारा 370 का समर्थन नहीं किया, वो धारा 370 फिर से चाहते हैं और इसी के आधार पर उन्होंने वोट दिया है। और कांग्रेस और अब्दुल्ला की सरकार इसी बनी है। अब्दुल्ला ने पहले ही घोषणा कर दी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। वो उन सारी बातों को पूरे जोर शोर से उठाएंगे कि ये मोदी ने आम जन भावनाओं के खिलाफ जाके कदम उठाएं, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो आतंकियों का सफाया हो, चाहे पाकिस्तान से बातचीत बंद करना हो। इन सब को मुद्दा बनाया जाएगा और इनडायरेक्ट मोदी पर यह दबाव डाला जाएगा कि वो अपनी विदेश नीति बदलें या फिर सत्ता छोड़ दें।
विदेश नीति बदलने का मतलब ये है कि वो अमेरिका जैसा चाहता है वैसी नीतियां बनाए। तो आने वाले समय में यदि प्रधानमंत्री मोदी तीसरा कार्यकाल पूरा न कर पाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।